हेलो बच्चों। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक था सेंटर ऑफ मास, उसको हमने पूरा किया और उसके न्यूमेरिकल्स में हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और इसका क्या यूज होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप यूँ सबके सब आप कंसिडर करके रखना कि मान लो इसके फोर्थ फ्लोर पे जाते हैं, टॉप फ्लोर पे जाओ, इसको टॉप फ्लोर पे जाओ और ना क्या करो, वहां से एक बहुत लंबी रस्सी लो, ठीक है ना। बहुत लंबी रस्सी बांध के नीचे लटका दो। आप भी बेटा समझते रहो, बहुत लंबी रस्सी बांध के कम से कम 10 मीटर 15 मीटर की। और अब उस पकड़ के उसको अब उसे घुमाने की कोशिश करो। अब उसे घुमाने की कोशिश करो और उसे रोटेशनल मोशन में लाने की कोशिश करो। क्या? उसे घुमा के रोटेशनल मोशन में लाने की कोशिश करो। आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होगा कि वो आए, ठीक है। दूसरी बात, चलो ठीक है, ये तो बहुत हो गया। अब ऐसा करो, ऐसा करके 50 किलो का कोई पत्थर लो या 50 किलो का कोई ब्लॉक लो। 50 किलो के ब्लॉक को एक रस्सी से बांध दो, ठीक है ना, एक रस्सी से बांध दो। अब उसे, चलो इतनी बड़ी रस्सी करो, अब उसे घुमाने की कोशिश करो, फिर भी नहीं घूमेगा रोटेशन मोशन में। तो बेटा ऐसा है कि ना इनर्शिया वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इंडिकेट करता है कि किसी बॉडी को जब आप रोटेशनल मोशन में लाना चाहते हो तो रोटेशनल मोशन में लाते समय आपको कितनी डिफिकल्टी हो रही है और वो अपने आप को दोबारा, वो बॉडी अपने आप को कितना अपोज कर रहा है व्हेन वी वांट टू पुट इन रोटेशनल मोशन, और वो अपने आप को कितना अपोज कर रहा है कि रोटेशनल मोशन में ना आए। आई बात समझ में ना? तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि बॉडी कितना अपोजिशन शो कर रही है, बॉडी कितना अपोजिशन दिखा रही है व्हेनेवर वी आर गोइंग टू पुट इन रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखा है, देखिए क्या है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी, ये बॉडी के द्वारा एक रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है व्हेनेवर वी वांट टू पुट इन रोटेशनल मोशन, जब हम उसको रोटेशनल मोशन में लाना चाहते हैं तब। अब दिमाग के अंदर क्लियर रखना, एकदम दिमाग में क्लियर रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मतलब ये है कि मैं बॉडी को घुमाना चाहता हूं और बॉडी नहीं आ रहा, रोटेशनल मोशन नहीं आना चाहता। अब कहते भाई अब ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे वर्ड आएंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में कि इसका इनर्शिया ज्यादा है। अगर इसका इनर्शिया ज्यादा है तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको रोटेशन मोशन में रखने के लिए। ये वाली बात दिमाग में रखना अपने, समझे ना। तो ये होता है बेटा, कुछ ऐसा है, मैं आपको याद दिला दूं, आपने जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था वहां भी एक इनर्शिया वर्ड आया था, वो अब लेकिन मोर मास हैविंग मोर इनर्शिया। तो उसमें ये था कि किसी बॉडी का मास अगर ज्यादा होगा तो उसको मूव कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, मतलब वो जल्दी मूवमेंट शो नहीं करेगा। याद आया ना, है ना भाई। तो मोर मास हैविंग मोर इनर्शिया, ठीक है जी। वैसे ही जब बॉडी को रोटेशनल मोशन में रखना चाहते हैं तब वो अब रोटेशनल मोशन में आने से अपोज कर रहा है, ठीक है ना। तो वो रोटेशनल मोशन का इनर्शिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा, ठीक है ना। नाम इनर्शिया सेम है बट यहाँ रोटेशनल मोशन रखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस समय। अब देखो मोर मास हैविंग मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आगे बात मैंने वही कहा, 50 किलोग्राम का एक पत्थर लो, अब उसको 1 मीटर रस्सी से बांध के घुमाने की कोशिश करो, नहीं घूमेगा। इतना आसान तो नहीं घूमेगा, हाथ ही टूट जाएगा। ऐसा करो, हाथ कलाइयां लग जाएंगी। चलो ठीक है। दूसरी बात, अब 10 मीटर लंबी रस्सी लो और 10 मीटर लंबी रस्सी घुमाने तो भी नहीं घूमेगा। तो पहले होता है मोर मास हैविंग मोर इनर्शिया, दूसरा है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस रोटेशन। ये क्या होता है बेटा? ये होता है जैसे ना ये है आपका मास है, जो ऑब्जेक्ट है इसका मास, इसको आप रोटेशन मोशन में रखना चाहते हैं तो ये है उसकी रोटेशनल एक्सिस है, मतलब ये उसका मोशनल डायरेक्शन है, इस तरीके से वो मूव करना चाहता है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये, तो इसको मैं ऐसे घुमाना चाहता हूँ एम आर, तो ये क्या हो गया कि जब इस रोटेशनल मोशन में लाना चाहता हूँ मैं इसको, इस तरीके से मैं घुमाना चाहता हूँ तो इसको एक अपोजिशन मिल रहा होगा, मतलब ये मोशन के अंदर नहीं आना चाह रहा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है उसका स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हुआ I = mr²। याद रखेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज I = mr²। अगर इसकी यूनिट की बात करूंगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मास, दैट इज किलोग्राम और मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। नोट कर लिया इसको, ठीक है। अब इसे देख लो बेटा एक बार, फिर मैं इसे रफ कराता हूँ। नोट कर लो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा तो दिया, क्या होता है कि भाई बॉडी को रोटेशनल मोशन में आने में डिफिकल्टी होती है, तो जो डिफिकल्टी हो रही है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और बॉडी का इनर्शिया कैसे निकाला जाएगा? I = mr²। बेटा r क्या है यहाँ पर? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दोबारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से
दूरी है यार, समझे ना। अब मैं क्या करता हूँ कि मान लो एक सिस्टम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा इसको MOI से लिखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। अब एक एन पार्टिकल का सिस्टम है, ऐसा कुछ करके मान लेते हैं, ऐसा है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इस पे ढेर सारे पार्टिकल हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4, दैट इज M1, दैट इज M2, दैट इज M3 और दैट इज Mn। और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझे ना, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब क्या है, ये पूरी बॉडी, ये इससे दूरी है इसकी R1 है, इससे दूरी है इसकी R2 है, इससे दूरी है इसकी R3 है और इससे दूरी इसकी Rn है, समझे ना। अब ये पूरी बॉडी इस रोटेशनल एक्सिस के अराउंड घूम रही है, इस रोटेशनल एक्सिस के अराउंड घूम रही है, कॉपी देना, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कॉपी हो गई, मान लो ये कॉपी हो गई। अब ऐसे करके ये बॉडी है 1 2 3, अब इसके रोटेशन ऐसे घूमेगा ऐसे। तो पहले तो इसको रोटेशन मोशन में पुट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रोटेशन मोशन पुट। अगर मैं 2 यहाँ हैंगर लगा दूँ या 2 यहाँ वो लगा दूँ और ऐसे से घुमाना चाहूँ तो घूम जाएगा। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं कि क्या होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या हो जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू, बेटा I से डिनोट करते हैं M1 R1 का स्क्वायर और तो मास ऑफ दैट पार्टिकल और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस M2 R2 का स्क्वायर as so on Mn Rn का स्क्वायर। That is the total moment of inertia of that system, जो भी सिस्टम है जिसके अंदर भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, दैट इज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने दिमाग के अंदर रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि जब हम बॉडी को रोटेशन मोशन में रखना चाहते हैं उस समय जो उसको डिफिकल्टी फील होती है उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। निकालेंगे उस डिफिकल्टी को, निकालेंगे कैसे, M स्क्वायर M2 R स्क्वायर Mn R स्क्वायर करके, ठीक है ना। तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नोट करो बेटा फटाफट। ओके बेटा, अब इस पे 1 2 मैरिज कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट। अब देखो ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है कि ना एक ऐसे स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे करके एक फ्रेम है और हर एक पॉइंट पर मास m अटैच है। ध्यान देना बेटा, m मास अटैच है और जो इसकी दूरी है वो a है, ये a इसकी डिस्टेंस है, दैट इज स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, दूरी ये है। और जो रोटेशनल एक्सिस है वो रोटेशनल एक्सिस, दिस इज वन इज रोटेशनल एक्सिस, ये रोटेशनल एक्सिस है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं, अच्छा ये ए है तो सभी ए है, अगर आप कर सकते हैं तो बेटा वीडियो रोक के एक बार इसे कैलकुलेट करें, ठीक है ना बेटा, करिए बेटा, ठीक है बेटा। आप भी सॉल्व कर चुके, अब देखो इधर, अब इसको क्या करें, देखो मैंने सारे कॉर्नर पर मास m माना है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M4। मतलब आपको थोड़ा ये करने के लिए M1 M2 M3 M4 कर लेता है, ऐसे करके सबका मास m ही है, तो मैंने लिख लिया है, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई मेरे को ये दिख रहा है कि ना M1 और M2 पे ही M1 और M3 पे ही एक्सिस रोटेशन आ गया। तो अगर M1 और M3 के अलॉन्ग ही पूरा सिस्टम घूम रहा है तो mr स्क्वायर क्या होता है, mr जो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी होती है ना। तो अगर मैं जाऊंगा तो आंसर देखो, इसको मैं कहूंगा चूंकि M1 एंड M3 ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे दोनों पहले ही आ गए। तो अगर ये दोनों एक्सिस रोटेशन पे आ जाएंगे तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर, क्योंकि सिस्टम के अंदर 4 पार्टिकल हैं, सिस्टम में 4 पार्टिकल तो ये लगेगा। अब देखो M1 R1 क्या हो जाएगा, रोटेशन एक्सिस यही है तो इसके लिए R हो जाएगा 0, I इज इक्वल्स टू M1 और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस M2 कहाँ गया, ये रहा, इसके लिए R निकाले। अब ये दिक्कत है, इसके लिए R में कैसे निकालूं, तो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी ना, इसका मतलब ये दूरी, समझो ये दूरी काउंट होगी R2 दूरी, समझे कि नहीं समझे, समझे ना। और यहाँ से ये दूरी का, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन दूरी चाहिए, ये दूरी काउंट होगी R4 दूरी। आ रही बात समझ बेटा सबको, आपको आ रही समझ में,
ठीक है ना। अब वैसे अभी निकाल लेंगे m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 भी जो है ओरिजिन पे आ रहा है, पहले मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, m4 और r4 का स्क्वायर, ये दोनों तो बेटा एलिमिनेट हो गए, आई क्या बचा, ये बचा m2 r2 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर। सर जी r बताओ, ये r क्या है, r2 और r4 तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है ये स्क्वायर था, ये क्या था, स्क्वायर था। तो यहां से यहां तक की पूरी दूरी निकाल लेता हूं, दिमाग लगाओ, यहां से यहां तक की पूरी दूरी निकाल लेता हूं, उसका अगर मैं आधा आधा कर दूंगा तो वही तो होगा, आया ना भाई, है ना। तो ये एक ट्राइटेंगल ट्रायंगल बन गया एक तरीके से। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया a और ये हो गया a और ये, तो a ये पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, पूरी दूरी आएगी √2a आ जाएगा। अरे भाई ऐसे लगता है a² प्लस a² का रूट ऐसे करके लगता है ना, तो जाएगा 2a का स्क्वायर ऐसे करके आता है, समझे कि नहीं समझे। अरे भाई इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर पाइथागोरस यही होता है, हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये कांसेप्ट होता है। परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, क्या गधा है, हाइपोटेनस क्या हो गया, √2a हो गया, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, √2a होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2a है तो सिर्फ इतना इतना कितना है मेरे को बताओ। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक √2 है ना, तो ये r2 क्या हो गया, ये हो गया √2a/2 हो गया, समझे कि नहीं समझे, ये दूरी हो गई। और r4 क्या हो गया, r4 भी हो गया √2/2a हो गया, क्लियर है। अप्लाई कर दो, I इज इक्वल टू, बेटा सारे मास तो बराबर ही थे ना, अब m2 m4 को लिखने का फायदा, डायरेक्ट लिख दो, ये हो जाएगा m r2 हो जाएगा √2/2a का स्क्वायर प्लस m √2/2a का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई, क्या कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, m ऐसे हो जाएगा, रूट काट के अपना बाहर आ जाएगा, जस्ट 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ a² हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, a² हो जाएगा और इससे 4 हो जाएगा, ये इसके चढ़े तो काट देगा इसको, और इसके ऊपर स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ध्यान दूं मैं तो 4 कॉमन आ जाएगा, है ना। ऊपर क्या बचा, 2ma², 2ma², 4ma², तो ऊपर आ गया 4ma² और ये क्या आ गया अपॉन में 4 कॉमन आ जाएगा ना, 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया बेटा ma², that is I is equals to ma²। It will be net moment of inertia along that axis, इसके एक्सिस के अक्रॉस net moment of inertia क्या होगा, ma² होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। नोट कर लो बेटा फटाफट। तो देखो बेटा अब एक क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ भी 4 मास है, m1 m2 m3 m4 और इनका मास भी बराबर मान लो, m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m4, और ये भी एक स्क्वायर पे ही रखे हुए हैं, ए साइड है उसका, लेकिन आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है, आपकी पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। तो क्वेश्चन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए इस चीज का, आई बात समझ में। तो बेटा आप इसे कर लेंगे, होमवर्क है आपके लिए भी, और आप भी बेटा इसे करेंगे, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ओके तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन देखेंगे। मैं आपको कुछ बातें याद दिला देता हूँ और मैं कुछ बातें आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जब बॉडी रोटेट करती है तो उसको रोटेशनल मोशन में पुट करने से जो अपोजिशन हो, मतलब रोटेशनल मोशन में जो पुट ना होना चाहे, यही तो है, रोटेशन मोशन जो पुट ना होना चाहिए वही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो इसको समझने के लिए मैं एक ऐसा डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ। मान लो जैसे ये रॉड है, ये रॉड है, अब इसको मैं रोटेशनल, ये हो गया फिक्स्ड एक्सिस हो गया, और इसको मैं ऐसे करके इसको मैं रोटेशनल मोशन में लेकर आना चाहता हूँ, मीन्स उसको मैं घुमा के ऐसे करके लाना चाहता हूँ, समझे ना। अब बेटा देखो इसके ऊपर ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ऐसे करके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ध्यान देना, अब देखो सभी पार्टिकल घूम के जाएगा, मतलब ये रॉड एक बार को यहाँ तो आ ही जाएगी ऐसे करके ना, ये रॉड ऐसे करके यहाँ तो आ ही जाएगी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में ना, ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ये पार्टिकल ध्यान देते रहना बेटा, ये पार्टिकल यहाँ ऐसे करके सारे पार्टिकल आ जाएंगे, और सभी पार्टिकल ध्यान दो कुछ एंगल थीटा भी ट्रेवल करेंगे, और सबका एंगल सेम होगा, सभी पार्टिकल्स का एंगल, यहाँ से पूरा सिस्टम यहाँ पहुंच गया, सभी ने अगर इसमें 10 डिग्री तो इसका भी 10 डिग्री, इसका भी 10 डिग्री, तो एंगल सबका सेम है। अच्छा एक और चीज आपको मैंने ये भी बता रखा है कि कभी भी हम ना अगर एक उसमें जाते हैं कि कहने मतलब रोटेशन मोशन में जाएं, अगर कोई चीज गोल गोल घूमती है तो अगर मैं उसको बहुत ज्यादा कट कर दूं तो बेसिकली वो लीनियर पाथ ही होता है, वो एक सीधा रास्ता ही होता है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया ना, ये रेडियस हो गई r, पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया ऐसे करके, तो ये एक प्रकार का सीधा रास्ता ही होता है, ये वाली बात ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है ना। और ये थीटा हो गया, एंगल थीटा,
ऐसे होता उसी प्रकार जब इस पूरी रॉड ने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया होगा, यहाँ से यहाँ चक्कर लगाया होगा, इसका मतलब सारे के सारे पार्टिकल लीनियर वेलोसिटी में भी रहे होंगे। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी में रहे होंगे और फिर एंगुलर वेलोसिटी में भी रहे होंगे। अरे भाई जब मैं बड़ा एंगल ले रहा हूँ, तो मैं बड़ा एंगल यहाँ से यहाँ देन यहाँ ट्रेस करता हुआ ऐसा है, तो एक इसने एंगुलर वेलोसिटी में ट्रैवल किया होगा। तो देखो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन याद कर लेता हूँ। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन था v = r ओमेगा। किसी को याद है कि नहीं है भाई, ये बताओ। याद है ना, यहाँ से आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी और हर एक की एंगुलर वेलोसिटी, तो हर एक की लीनियर वेलोसिटी क्या हो गई, v = r ओमेगा। ये हो गई हर एक की, ये हो गई हर एक की लीनियर वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक है जी। अब मान लेते हैं इसको, लेट अस कंसीडर दैट, मैं इसको लिखता हूं यहां पर, लेट अस कंसीडर दैट a rod is in rotational motion। मैं मान लेता हूं कि एक रॉड जो है वो रोटेशनल मोशन में है, एक रॉड जो है वो रोटेशनल मोशन में है। तो क्योंकि अगर एक रॉड रोटेशनल मोशन में होगी तो इसका मतलब उस रॉड के पास, हर एक पार्टिकल के पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होगा, है ना, और क्योंकि एंगल ट्रेस करो तो एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा उसके पास, है इधर बेटा, उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। तो हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी, v1 = r1 ओमेगा, v2 = r2 ओमेगा। इसी तरीके से nth पार्टिकल है तो vn = rn ओमेगा। बोलो हाँ या ना? आया? दूसरी बात है कि पूरा का पूरा सिस्टम घूम रहा है, पूरा का पूरा रॉड घूम रहा है, हर एक का मास m1 होगा, m2 होगा, s ऑन n मास होगा, नहीं होगा, mn मास होगा। तो हर एक के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हर एक के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा क्या लगेगा, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर एस सो ऑन 1/2 mn vn का स्क्वायर। कोई दुख दुविधा परेशानी कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का भाई? समझ में आया पूरा पूरा? कोई दिक्कत तो नहीं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर एक पार्टिकल, उसके अंदर हजारों लाखों पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी v1 v2 v3 vn रही होगी। तो जो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी 1/2 m1 v1 हो गया r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 हो गया r2 ओमेगा का स्क्वायर एस ऑन 1/2 mn vn हो गया rn ओमेगा का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना भाई? अब थोड़ा इसको और देखूंगा तो 1/2 सब में कॉमन है ना बेटा, 1/2 सब में एक जैसा। अच्छा एक और चीज मैंने आपको पहले बताया, एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम है। क्यों सेम है एंगुलर वेलोसिटी? क्योंकि हर एक पार्टिकल, चाहे इसमें 1000 पार्टिकल हो, हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर समय में एक ही एंगल तो ट्रेस करेगा। अगर ये 10 डिग्री वाला पार्टिकल 10 डिग्री घुमा तो ये भी तो 10 डिग्री घुमा, ये भी तो 10 डिग्री घुमा, क्योंकि थीटा तो यहाँ से लिया जाएगा ना भाई, थीटा तो यहाँ से लिया जाएगा ना। तो हर एक पार्टिकल ने जो एंगल बनाया वो एंगल थीटा तो सेम बनाया, कितना ही बनाया 10 नहीं समझे? तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं क्या करूँ इसको 1/2 मैं क्या करूँ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ सब में से। सोचो दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ से 1/2 ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर सबसे कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचा, m1 बचा। अच्छा ये ओमेगा स्क्वायर इस पे हटेगा तो इस पे भी चढ़ेगा, इस पे भी चढ़ेगा, r1 का स्क्वायर बचा प्लस 1/2 ओमेगा स्क्वायर बाहर लेके जा चुका हूँ, तो यहाँ का बचा m2 r2 के ऊपर का स्क्वायर r2 का स्क्वायर एस ऑन mn rn का स्क्वायर। ये कुछ सुनेला सुनेला सा लग रहा है, क्या है ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो दैट इज बिकम इक्वल्स टू आई, ये तो आई बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ दैट पार्टिकल, जो भी है, ठीक है ना। आप इसे नोट करें, मैं नोट बाद में कर लेंगे, मैं समझा दूंगा कुछ। एक और बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी आपने क्या पढ़ रखा, काइनेटिक एनर्जी जनरली आपने पढ़ रखा है वो था हाफ mv स्क्वायर, याद है? जब कभी ऑब्जेक्ट भागता है सीधा सीधा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके मास पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, याद है ना? मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अब जब यही चीज गोल गोल घूमेगी ना तो वही जो मास होता है लीनियर मोशन में, वही जो मास होता है रोटेशनल मोशन में वही बन जाता है इनर्शिया। याद करो ना,
वही बन जाता है इनर्शिया। अरे भाई मास ज्यादा, दोबारा लीनियर मोशन की बात करते हैं, जब मास ज्यादा हुआ करता था तो बॉडी को चलाने में भी तो ज्यादा फोर्स लगती थी कि नहीं लगती थी। उसी प्रकार अगर इनर्शिया ज्यादा है तो उसे घुमाने में तो ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा फोर्स। तो इसका मतलब मास जो कि लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में होता था वही चीज बन जाता है यहाँ पर इनर्शिया इन रोटेशन मोशन। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक बेटा, नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ओके देखो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और एक आध क्वेश्चन दूंगा, आप घर से कर लेना। ठीक है, ऐसा है कि एक ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तीनों साइडें 1-1 मीटर की हैं, तो इसका मतलब आधा मीटर हो गया, ये आधा मीटर हो गया, ये भी आधा मीटर हो गया। तो तीनों साइडें इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 मीटर की हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम मास रखा हुआ है और ये रोटेशनल एक्सिस है। तो क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो देखो कैसे निकालोगे, I इज इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस s या 3 मास है ना, तो प्लस m3 r3 का स्क्वायर, ऐसे करके हो जाएगा। अब देखो m1 इसको मान लेता हूँ, m2 इसको मान लेता हूँ और m3 इसको मान लेता हूँ, ऐसे करके। तो m1 जो है वो है 1 kg और r बोले तो रोटेशनल एक्सिस दूरी, तो ये तो रोटेशनल एक्सिस है तो उसकी दूरी 0 हो गई। अच्छा m2 जो है वो है 2 kg और रोटेशनल एक्सिस दूरी क्या हो गई, आधा मीटर 1/2 का स्क्वायर। और m3 जो है वो है ये वाला मास और रोटेशनल एक्सिस दूरी हो गया 3 × 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। I इज इक्वल्स टू 2 × 1/4 प्लस में 3 × 1/4, थोड़ा और इसको अगर आप सॉल्व करें दैट इज 2/4, दैट इज 3/4, दैट इज हो गया 5/4। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अच्छा साथ साथ एक आध क्वेश्चन और कर लेना, जिसे देखो ये हो गया ऐसे करके ना, ये एक बॉडी है 1 kg 2 kg इस कॉर्नर पे है, 3 kg इस कॉर्नर पे है और 4 kg इस कॉर्नर पे है और इसकी दूरी 2 मीटर है, इसकी दूरी 2 मीटर है, इसकी दूरी 1 मीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि इसके अक्रॉस बॉडी रोटेट करेगी, पूरा सिस्टम इसके अक्रॉस रोटेट करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। और रेडियस हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन कर लेंगे तब करेंगे। ओके चलिए बेटा, बाय बच्चों।